नमस्कार दोस्तों, दी एनालिसिस की तरफ से हमारे सभी परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और आपका आने वाला साल बहुत अच्छा बीते, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है, आइए चलते हैं उस पर बात करते हैं। जब भी भारत में इलेक्शन आते हैं, चुनाव आते हैं, तो आप आचार संहिता के बारे में ज़रूर सुनते होंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में ज़रूर सुनते होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी आदर्श आचार संहिता के ऊपर है। इसमें आपको बताएंगे कि जो ये आदर्श आचार संहिता होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो क्या है और इसका विकास कब हुआ और इसके साथ जो इसमें प्रावधान हैं वो क्या हैं, और जब ये आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है तो कौन सारे जो प्रावधान इसके हैं वो लागू हो जाते हैं। ये सब आप जानेंगे आज के टॉपिक में, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इस पर आपकी जो है समझ सही हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस आदर्श आचार संहिता की। तो जो ये हमारा निर्वाचन आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन, उसके द्वारा चुनाव से पूर्व जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं और जो उनके उम्मीदवार होते हैं, जो उनके कैंडिडेट्स होते हैं, उनके रेगुलेशन के लिए या विनियमन के लिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया जाता है। उनका जो ये समूह होता है उसे कहते हैं आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। दोस्तों, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 324 है उसके भी अनुरूप है, जिसके तहत जो इलेक्शन कमीशन होता है उसको संसद तथा जो राज्य विधान सभाएं हैं उनमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो निगरानी है और उनका संचालन है उसकी शक्ति दी गई है। नियमों के मुताबिक क्या होता है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उस तारीख से लागू होता है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है, और यह चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख तक लागू रहता है। इसमें होता क्या है, जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा आचार संहिता लागू की जाती है, और वो तब लागू की जाती है जब चुनाव की घोषणा होती है, और वो तब तक लागू रहती है जब तक जो है इस चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, इसका जो विकास है उसका क्रम क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। तो जो इसकी शुरुआत थी वो 1960 में केरल की विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। वर्ष 1960 में जो केरल विधानसभा का चुनाव हुआ उसके दौरान जो है इसको पहली बार जो है वहाँ लागू किया गया था। इसके बाद क्या हुआ, वर्ष 1962 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें जो इलेक्शन कमीशन था उसने जो पॉलिटिकल पार्टियां थी जो इलेक्शन में भाग ले रही थी जो है उनको जो है फीडबैक के लिए इसे भेजा था, और तभी से जो ये हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो इसका पालन किया जाने लगा है। तभी से पालन इसका किया जा रहा है आज तक। तो इसके बाद अब हम जानते हैं कि इसके प्रावधान क्या हैं, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद कौन से जो प्रावधान हैं वो लागू हो जाते हैं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों पर और जो उनके कैंडिडेट्स होते हैं उनके ऊपर। तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसके अनुसार जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी आलोचना केवल उनकी नीतियों और जो उनके कार्यक्रम होते हैं, पिछले जो उनके रिकॉर्ड हैं और जो उनके कार्य हैं उन तक सीमित होने चाहिए। ये नहीं है कि आप जो उनके कैंडिडेट्स हैं पॉलिटिकल पार्टियों के, उनकी आलोचना व्यक्तिगत स्तर पर करें। इसके लागू होने के बाद उनकी आलोचना आप कर सकते हैं सिर्फ उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं और जो उनके पिछले रिकॉर्ड हैं उन तक होनी चाहिए। इसके जो इतर उनकी आलोचना करना जो है इसमें अवैध माना गया है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। और इसके अलावा जो जातिगत और सांप्रदायिक भावनाएँ होती हैं उनको आहत करने, या कोई जैसे ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो सत्यापित रिपोर्ट्स नहीं हैं, जो वेरीफाइड एजेंसियों द्वारा दी नहीं गई हैं, उनके आधार पर भी जो कैंडिडेट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के उनकी आलोचना आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें ये भी बताया गया है। और जहाँ तक मतदाता हैं जो उनको रिश्वत देने या डराने और किसी के जैसे उनके पर्सनल कोई विचार हैं उनका विरोध करते हुए उसके घर के बाहर प्रदर्शन या धरना इत्यादि जो है वो पूर्णतः बैन है, निषिद्ध है। मतदाता जो हैं वो उनको रिश्वत देना या डराना ये भी बैन है। साथ में किसी के विचारों का विरोध करते हुए इसके घर के बाहर प्रदर्शन धरना ये जो है पूर्णतः या पूर्ण तरीके से बैन है इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू हो जाने के बाद में। दोस्तों, जो राजनीतिक दल हैं
उनको किसी भी बैठक का आयोजन करने से पहले जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है और पुलिस है, उनको जो है बैठक का स्थान साथ में समय के बारे में सूचित करना होगा जब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। इसके बाद जो मंत्री हैं, मंत्रियों द्वारा जो आधिकारिक यात्राएं हैं, उनका प्रयोग चुनावी कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है, इसमें ऐसा भी बताया गया है। दोस्तों, मंत्रियों या राजनीतिक पदों पर बैठे जो अन्य लोग होते हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद किसी भी तरह की वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकते हैं। साथ में जैसे सड़क है, पेयजल है आदि ये जो व्यवस्थाएं हैं, उनका भी वादा वो नहीं कर सकते हैं, उनको नहीं करना चाहिए, ऐसा भी इसमें बताया गया है कि जैसे ये नहीं है कि इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है उसके बाद आप किसी जो है विकास कार्य के लिए घोषणा करें, ये इसमें उचित नहीं माना गया है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको सार्वजनिक स्थान का जो प्रयोग है उसमें छूट होनी चाहिए, ऐसा भी इसमें बताया गया है। जो सत्ताधारी जो है दल है उसको जो है अन्य जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको जो प्रचार के लिए या किसी इन सारी चीज़ों के लिए जो पब्लिक प्लेस है उनका प्रयोग करने की छूट होनी चाहिए। वैसे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको कानूनी तौर पर लागू नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि इसे कोई एक लॉ बना के जो है रेगुलेट किया जा रहा है। इसका उल्लंघन करने पर जो व्यक्ति है उसको कानूनी तौर पर सज़ा नहीं दी जा सकती। वैसे कुछ प्रावधानों को, जो इसमें कुछ प्रावधान है, उनको आईपीसी के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जो निर्वाचन आयोग है उसका मानना है कि जो चुनाव कराने की अवधि होती है वो अपेक्षाकृत काफ़ी कम होती है और जो इसमें न्यायिक कार्यवाही होगी उसमें समय अधिक लगेगा। अतः यह जो व्यावहारिक नहीं है कि जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आदर्श आचार संहिता है, जो इसे कानूनी रूप दिया जाए। दोस्तों, तो आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप बताइए कि आपको टॉपिक कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि टॉपिक कैसा लगा। और आप भी अगर इसके बारे में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।